पिछले लेक्चर में आप लोग को हम फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए थे और उसके रिलेटेड बहुत सारा टर्म आप लोग को हम समझाए हुए थे। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण। इस दर्पण को हम लोग समझेंगे आज दर्पण क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना जो होती है आपको हम बताएंगे पिछले पिछले लेक्चर में कि वो हमारा दर्पण उसमें अहम भूमिका निभाता है। आज हम दर्पण समझेंगे, दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार के हैं, दर्पण के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सारा कुछ आज अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी टर्म होगा सारा कुछ का अध्ययन इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो हम लोग दर्पण समझेंगे। सबसे पहले ये दर्पण होता क्या है, तो इसको समझिए। दर्पण होता क्या है, दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है। दर्पण क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा है। यदि आप कोई भी कांच का टुकड़ा लेते हैं, उसका फ्रंट व्यू कहिएगा तो फ्रंट व्यू आपका इस तरह से हुआ, उसका साइड व्यू कहिएगा तो आपका साइड व्यू क्या होगा, इस तरह से हुआ। अब देखिए आपका साइड व्यू और फ्रंट व्यू, कोई भी चीज को हम जो सामने से देखेंगे उसको हम लोग फ्रंट व्यू कहेंगे, और उसको साइड से जो देखेंगे उसको क्या कहेंगे, साइड व्यू कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं ये आपका रहा, यदि इसको हम बात करते हैं तो इसको आप सामने से भी देख पा रहे हैं, ये आपका इसका क्या हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, इसको सामने से देख रहे हैं तो आपका फ्रंट व्यू है। यही इसको आप ध्यान से देखिएगा, साइड से तो आपको सिर्फ ये नजर आएगा, ये देखिए सिर्फ इसका जो है सिर्फ ये वाला पार्ट इधर से नजर आ रहा है ये, तो ये आपका क्या है, ये आपका साइड व्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दर्पण में आखिर होता क्या, कि दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक पृष्ठ, ये एक पृष्ठ पे क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। इस पे क्या होगा, एक पृष्ठ पे इस साइड क्या होगा आपका, पॉलिश किया हुआ रहेगा। पॉलिश आपका चाहे चांदी का भी हो सकता है या पारा का भी हो सकता है। एक साइड आपका क्या रहेगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा। जिस पॉलिश किया हुआ सतह को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिश, पॉलिश पृष्ठ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिश पृष्ठ कहेंगे। और जो पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। अब हम लोग समझ में आया आप लोग को, दर्पण, दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक पृष्ठ पॉलिश क्या हुआ रहता है और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। कोई भी दर्पण आपसे पूछे कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक पृष्ठ पॉलिश क्या हुआ रहता है और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, दूसरा पृष्ठ हमारा परावर्तक सतह होता है। उम्मीद है आप लोग को दर्पण समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो है एक आपका सीधा भी हो सकता है या दूसरा आपका हो सकता है कि इस तरह से आपका टेढ़ा, वक्र, इसको हम वक्र कह सकते हैं। वक्र भी, ये पृष्ठ जो आपका कांच जरूरी है कि आपका सीधा ही होगा, कांच आपका सीधा बिल्कुल स्ट्रेट यानी प्लेन भी हो सकता है, दूसरा आपका वक्र यानी कर्व भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से यदि हम बांटेंगे तो आपका दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो है आपका दो भाग में बट जाएगा, एक होगा आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, मिरर। और आपका जो है दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा गोलीय दर्पण। देखिए आपका गोलीय है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। इस तरह से हम क्या किए, अब दर्पण जो है, दर्पण को हम दो भाग में बांटे, एक हमारा समतल दर्पण, दूसरा आपका गोलीय दर्पण। आप लोग को समझ में आया होगा, समतल दर्पण गोलीय कुछ अंतर नहीं है, सीधा सीधी अंतर है। यदि कांच का टुकड़ा हमारा यदि बिल्कुल प्लेन हो तो उसको समतल कह देंगे, यदि गोल हो, गोल यानी कि बिल्कुल समतल उसका पृष्ठ नहीं हो तब उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण ये हमारा हो गया, इसका एक पृष्ठ क्या होगा, चांदीकृत होगा और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। अब गोलीय देखिए आपका किस तरह से होगा, देखिए आपका गोलीय है, ये आपका पृष्ठ है, इसका हम क्या कर सकते हैं, बाहर वाला भाग को प्रस्थित कर दिए, यानी कि आप इस पे पॉलिश चढ़ा दिए, कौन वाला भाग को, बाहर वाला भाग को। एक हम दूसरा लिए, दूसरा पे हम क्या किए, अंदर वाला भाग पे पॉलिश, ये आपका पॉलिश का मार्क है, अंदर। इस तरह से गोलीय दर्पण भी आपका दो तरह से हो गया, बाहर आप यदि कीजिएगा तो परावर्तक सतह, ये आपका परावर्तक सतह हुआ, परावर्तक सतह धंसा हुआ है। यदि अंदर वाला भाग पे पॉलिश कर दीजिएगा तो परावर्तक सतह आपका उठा हुआ है। इस तरह से हम गोलीय दर्पण को भी दो भाग में बांट दिए। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है इसको क्या कहेंगे, इसको अवतल दर्पण, इसको अवतल दर्पण, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर,
इस तरह से हम बात किए तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हम दर्पण को बांटे, पहले दर्पण को दो भाग, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या था कि हमारा परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन था, बिल्कुल समतल था। और गोलीय दर्पण में हम देखें तो इसमें आपका दो तरह से आपका बट गया है। यदि परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो ये आपका एक अलग हो गया, परावर्तक सतह उठा हुआ रहे आपका अलग हो गया। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरह से आपको हम समझाएं कि आखिर दर्पण क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसमें कुछ आपको रटना ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधे जिस तरह हम बांट दूसरे आपको बांट देना है। समतल दर्पण को पूछे क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहे। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। इस तरह हम सभी दर्पण को आपको बांटे। अब दर्पण में जो आपका है इसके लिए आपको तो एक स्पेशल हम लेक्चर देंगे समतल दर्पण पे। ठीक है, अब हम उत्तल और अवतल के बारे में इसका कुछ गोलीय दर्पण, इसको मोटा मोटी हम गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण का आपको कुछ इंपोर्टेंट टर्म समझा रहे हैं कि गोलीय दर्पण का ये आपका गोल है इसका, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण कुछ इंपोर्टेंट टर्म को हम लोग समझते हैं। चलिए, अब आपको हम गोलीय दर्पण का आप कुछ इंपोर्टेंट टर्म समझा रहे हैं। गोलीय दर्पण में जो आपका कुछ इंपोर्टेंट टर्म का प्रयोग किया जाता है उसको हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक दर्पण रहा है, गोलीय दर्पण है, मोटा मोटे भी समझे गोलीय दर्पण है। ये आपका दर्पण है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। ये जो आपका इस बीच का ये चौड़ाई है, यानी कि कोई भी दर्पण का दो एंड होगा, दो अंतिम पॉइंट होगा, दो अंतिम पॉइंट का जो बीच का चौड़ाई होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। बोलिए, उसको क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। द्वारक इंग्लिश क्या कहेंगे, एपर्चर। एपर्चर आपको समझ में आया होगा कि द्वारक क्या होता है। कोई भी गोलीय दर्पण का दो एंड का बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा या चौड़ाई होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये आपका दर्पण है। ठीक है, इसके यदि इस तरह से कहते हैं तो ये दर्पण का मिडिल पॉइंट होगा, होगा ना। यानी कि किसी भी दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको ध्रुव कहेंगे। इसको हम पी से सूचित करते हैं। दूसरा आप लोग को हम समझाए ध्रुव। ध्रुव क्या होता है इसको बेसिक समझेंगे। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहेंगे। कोई भी गोलीय दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब यदि हम बात करते हैं, ये दर्पण जो होगा कोई खोखला गोला से, इस तरह का कोई गोला होगा, गोला से इसको हम क्या किए होंगे, काट के निकाले होंगे। ठीक है, गोला होगा इसे काट के निकाल दिया। काट के निकालने के बाद हम क्या किए, एक भाग पे पॉलिश चढ़ा दिए, हमको दर्पण बन गया। ये जो खोखला गोला से निकाला गया उस गोला का कोई केंद्र होगा ना, उस केंद्र को, जिस गोला का जो केंद्र होगा उस केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, उस केंद्र को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। उस केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहेंगे। आपको समझ में आया होगा वक्रता केंद्र क्या होता है। कोई भी गोलीय दर्पण का, कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला से निकाला जाता है उस खोखला गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। बहुत ही आसान है। अब देखिए ये हमारा वक्रता केंद्र रहा और ये हमारा ध्रुव रहा। इस दोनों को मिलाने वाले लाइन को, इस दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इस दोनों को मिलाने वाली लाइन को प्रधान अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष क्या कहेंगे, प्रधान या मुख्य अक्ष कहेंगे। प्रधान या मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा जो वक्रता केंद्र है और ये हमारा ध्रुव है, इस दोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किए हैं और हम ध्रुव को पी से सूचित किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका ये, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो मिनिमम दूरी है, मिनिमम दूरी, ये जो सीपी है, सीपी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे कि कर्वेचर ऑफ रेडियस। कर्वेचर ऑफ रेडियस, इसको इंग्लिश में कहेंगे कर्वेचर ऑफ रेडियस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये कर्वेचर ऑफ रेडियस क्या होता है। उसके बाद
इस दोनों का जो मिडिल पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यानी कि आपका सी और पी का जो मिडिल पॉइंट होगा या वक्रता त्रिज्या को जो मिडिल पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे। अभी फिलहाल ऐसे समझेंगे, आगे चल के फोकस के बारे में और भी आपको हम डिटेल बताएंगे जब हम इमेज वगैरह आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप फिलहाल इतना ही समझिए कि सी और पी का मिडिल पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फोकस होगा। यानी कि हम छठा पॉइंट आप लोग को फोकस बताए हैं, फोकस या फोकस बिंदु, एक ही चीज होता है, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट या इसको फोकस कहिए, एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एफ से पी का जो डिस्टेंस होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। आपका जो है सातवां पॉइंट हमारा क्या हो गया, एफ पी, फोकस एफ और पी का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, उसको हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, यानी कि फोकल पॉइंट कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा द्वारक क्या होता है, इस दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे लेंस, हम लोग का जो सिलेबस में पढ़ने के लिए लेंस है, छोटा छोटा लेंस पढ़ने के लिए हम लोग भले आज इतना इतना बड़ा लेंस बना देते हैं, लेकिन हम लोग का सिलेबस में छोटा छोटा लेंस पढ़ने जिसका द्वारक बहुत ही छोटा होता है। याद है जब आप प्रूव करते होंगे, अब वहां कहते हैं द्वारक छोटा होने के कारण, द्वारक यानी हम लोग छोटा छोटा लेंस वहां पे स्टडी करते हैं। हम लोग का जो स्टडी है सिलेबस में करने के लिए छोटा छोटा लेंस है। अब बात करेंगे द्वारक, समझ में आया होगा आप लोग को ध्रुव क्या होता है। ये जो आपका कोई भी दर्पण है, दर्पण का बीच वाला जो पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट होगा, वो हमारा ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र क्या होगा, कोई भी हमारा दर्पण जो है जिस खोखला गोला का भाग होता है उस खोखला गोला के मध्य केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को या बीच का मिनिमम दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। फोकस बिंदु क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या का मिडिल पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। अब फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी यानी कि फोकल पॉइंट जो होता है फोकस और ध्रुव के बीच का मिनिमम दूरी को क्या कहेंगे, हम फोकस दूरी कहेंगे। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें, ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला ऊपर वाला भाग दर्पण का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन यानी इसको प्रधान काट, प्रधान काट कहेंगे। ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग गौन काट कहेंगे, क्या कहेंगे, गौन काट कहेंगे, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। गौन काट का सेकेंडरी सेक्शन होता है, SECONDARY सेकेंडरी सेक्शन। उम्मीद है कि आज के बाद आप नहीं भूलिएगा क्या होता, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, बिल्कुल समझिए नहीं कि आपका फिजिक्स मैथ ऑल सब्जेक्ट हम बिल्कुल आपकी जीप पे ला देंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, इसको आप समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पढ़ाते हैं वीडियो देखिए, उसको कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर आपको भारी लगेगा। चलिए आप लोग को नोट करना है, जल्दी नोट कीजिए। वीडियो बताने जा रहे हैं कि कोई भी दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण, ठीक है, खास करके हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी यानी कि कब हम दूरी को प्लस में मेजर करेंगे, कब माइनस में मेजर करेंगे, बच्चा के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बच्चा को कभी बार बार कंफ्यूज कर जाता है इसमें कि सर किस में हम माइनस ले, किस में हम प्लस ले। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ऑफलाइन क्लास में ये सब प्रॉब्लम हमको ज्यादा नजर आता है। और इसमें हम खास करके कोशिश करेंगे जो सब क्वेश्चन हमको ऑफलाइन क्लास में ज्यादा हमको नजर आता है, खास करके बच्चा हमसे पूछता है, वो सब क्वेश्चन हम पहले आप लोग को क्लियर कर देगा, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। बस इसको थोड़ा पेशेंस के साथ नोट बनाते चलिए, इसको समझते चलिए। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण रहा और ये हमारा उत्तल दर्पण रहा। हमेशा याद रखेंगे, पहले हम दूरी, पहले ये सीखेंगे कि दूरी को हमेशा मेजर किस में हम करेंगे, यानी कि हम दूरी को हमेशा मेजर कहां से करेंगे, कौन सा पॉइंट से करेंगे। तो दर्पण में हमेशा हम दूरी को ध्रुव से यानी कि आपका पॉल से मेजर किया जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। ध्रुव में हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, तो पॉल से, याद चाहे जो भी दूरी हो, चाहे वस्तु का दूरी हो, प्रतिबिंब का दूरी हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, जो भी हम मेजर करेंगे हमेशा कहां से मेजर करेंगे, तो ध्रुव से मेजर करेंगे, ठीक है, पॉल से मेजर करेंगे हम। अब यदि हम बात करते हैं इसमें कि ये आपका ध्रुव रहा,
इसका लेफ्ट साइड का जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका राइट साइड का जो भी दूरी हम राइट साइड मेजर करेंगे वो कैसा मेजर करेंगे, वो हमेशा धनात्मक करेंगे। इसकी लेफ्ट साइड ऋणात्मक, राइट साइड धनात्मक, ऊपर ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लेफ्ट साइड हमारा ऋणात्मक होगा, आगे यानी कि लेफ्ट राइट साइड कैसा होगा, राइट साइड धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ऊपर कैसा होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे कैसा होगा तो नेगेटिव होगा। याद रखेंगे, बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं लेना है, सीधा सीधी ध्रुव से बायां जो भी दूरी होगा, ठीक है, वो कैसा होगा तो वो हमारा नेगेटिव होगा। दाया कैसा होगा तो दाया पॉजिटिव होगा, ऊपर कैसा होगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे कैसा होगा तो नेगेटिव होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब यदि इसमें हम देखते हैं, अच्छा आप एक चीज नोटिस किए हैं, आपको कभी भी अपना प्रतिबिंब देखना हो चेहरा आईना में तो कहाँ आप खड़े होते हैं, प्रावर्तक सतह के सामने खड़े होते हैं या उसके पीछे आप खड़े होते हैं। आप कभी नोटिस किए हैं कि आप कहाँ उसको, यानी कि जब भी हमको प्रतिबिंब देखना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम उसके सामने खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पीछे जैसा पेंट रहता है उस साइड हम चढ़ा कर देते तो हमको नजर आ जाता है चेहरा, ठीक है। हम कहाँ, जिधर परावर्तक सतह होता है। अब यदि हम बात करते हैं तो इसका परावर्तक सतह जो है इधर की ओर है, तो वस्तु को जब भी प्रतिबिंब बनाना हो वस्तु को रखेंगे इस साइड, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए तो इस साइड परावर्त, इस साइड हमारा पेंट किया हुआ, इस साइड परावर्तक सतह है, तो इसमें किधर रखेंगे, इसमें हमको मजबूरी है कि इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस किधर होगा, तो देखिए पहले हम बात जानेंगे वक्रता केंद्र किधर होगा। तो गोला इस तरह से बनाएगा नहीं, वक्रता केंद्र आपका इधर जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में, तो देखिए गोला इस तरह से बनाएगा, गोला इस तरह से बनाएगा तो वक्रता केंद्र आपका ये जाएगा, इस साइड जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा, यानी कि परावर्तक सतह के साइड नहीं रहेगा। याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तल दर्पण में जो है ध्रुव, ये जो आपका वक्रता केंद्र है वो किधर रहता है, तो वो जिधर हमारा पॉलिश किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है उस साइड रहता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे अवतल दर्पण में, तो जिधर परावर्तक सतह रहता है उस साइड हमारा वक्रता केंद्र रहता है, फोकस रहता है। लेकिन हमारा उत्तल दर्पण में जिस साइड पेंट रहता है उस साइड हमारा वक्रता केंद्र रहेगा और फोकस रहेगा। अब हम बात करेंगे तो इधर देखिए तो आपका वस्तु, लेकिन दोनों में वस्तु हम किधर रखेंगे, तो हमको प्रतिबिंब बनाना है तो हमको लेफ्ट से, इधर भी लेफ्ट साइड आएगा, इधर भी किधर आएगा, इधर भी लेफ्ट साइड आएगा। यानी कि दोनों के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट लेंथ जो होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमेशा कैसा रहेगा, इधर भी देखिए कि कौन सा साइड आ रहा है, तो बायां साइड आ रहा है, इधर भी बायां साइड, ये हमेशा कैसा रहेगा, तो ये हमेशा कॉमन, हमेशा नेगेटिव रहेगा, फिक्स। जब भी वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी कैसी रहेगी, तो हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके लिए फोकस दूरी कैसा होगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसा होगा, फोकस दूरी इसमें हम बात करेंगे, फोकस किधर है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कैसा है, लेफ्ट साइड हमारा माइनस है। लेकिन हम इसमें फोकस दूरी की बात करेंगे, इसमें फोकस दूरी की बात करेंगे, इसमें फोकस दूरी देखिए किधर है, पॉल से राइट साइड है फोकस, ये देखिए आपका, ये आपका कैसा होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, तो अवतल दर्पण का नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण का कैसा होता है, धनात्मक होता है। उम्मीद है कि आज के बाद आप नहीं भूलिएगा, बिल्कुल आग लगा देना है पढ़ाई में, आज के बाद आप नहीं भूलिएगा कैसे हमारा नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, वो भी आपको हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसमें कैसा होता है, तो वक्रता त्रिज्या इसमें आप देखिएगा, तो वक्रता त्रिज्या देखिए किधर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है तो हमारा नेगेटिव होगा। इसमें वक्रता त्रिज्या कैसा होगा, वक्रता त्रिज्या इसमें आपका कैसा होगा, तो वक्रता त्रिज्या इसमें आपका राइट साइड जा रहा है, यानी कि आपका कैसा होगा, प्लस होगा। अब आपका प्रतिबिंब का दूरी होता है, प्रतिबिंब का दूरी आपका डिपेंड करता है तो आपका किस तरफ बन रहा है। प्रतिबिंब का दूरी यदि इस तरफ बनेगा तो आपका नेगेटिव होगा, और यदि प्रतिबिंब का दूरी यदि उस साइड बनेगा तो आपका कैसा होगा, तो आपका पॉजिटिव होगा। इसको याद रखिएगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपका अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा का हमेशा धनात्मक होता है। अब वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि इसमें भी इधर ही वस्तु को हमेशा रखेंगे हम किधर, जिधर परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह ये रहा, इस साइड रखे तो आपका नेगेटिव हुआ। इसका परावर्तक सतह दुर्भाग्य से यदि उस साइड रहता तो धनात्मक हो जाता, लेकिन इस साइड ही है तो इस साइड हमारा क्या होगा, ये
ये हमारा ऋणात्मक होगा, सॉरी हाँ ऋणात्मक होगा। ठीक है, आपको समझ में आया, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आपको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ उसका इंपॉर्टेंट टर्म यानी कि कुछ उसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है, इसको लोग बेहतर ढंग से समझेंगे, समझने के बाद बहुत आसान है। अच्छा, आप लोग को पता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आपके आभासी होते हैं, एक वास्तविक होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब को हमको कभी भी आभासी प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हमें पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आप लोग को बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपका किसके बारे में, तो समतल दर्पण के बारे में। पहला हम लोग जानेंगे समतल दर्पण का फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, इसका फोकस दूरी याद रखेंगे अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा याद रखेंगे समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, याद रखेंगे। और समतल इसका हम लोग जानेंगे कि इसका पावर क्या होता है, इसका क्षमता क्या होता है। इसका क्षमता आपका शून्य होता है, इसका क्षमता क्या होता है, आपका शून्य होता है। तीसरा हम लोग जानेंगे, दूसरा पहला हम लोग इसका आप लोग नोट्स बनाते चलेगा, बिल्कुल जिस तरह आप क्लास में नोट्स बनाते ठीक उसी प्रकार आप समझिए आपका क्लास लाइव क्लास चल रहा है। आप फोकस दूरी इसका क्या होता है, अनंत होता है। क्षमता क्या होता है, इसका शून्य होता है। ठीक है, ये क्षमता वगैरह आपको हम बताएंगे, जब आपको पावर समझाएंगे तो उस टाइम में आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा याद रखेंगे इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है कि आपका आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। चौथा याद रखेंगे आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, अभी भी आपको हम समझाए हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा पांचवा हम याद रखेंगे कि इस यदि सीधा प्रतिबिंब बनता है तो इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद छठा याद रखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु हो उतना बड़ा ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसको याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट हम याद रखिएगा आप लोग, सातवां नंबर प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया, समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पर होगी। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगी वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, कोई समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, जो वस्तु और दर्पण के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। बच्चा कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है, हमें याद रखेंगे, वहां समझ के रखेंगे कि समतल दर्पण में जितना दूरी पे वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी होगा। यदि समतल दर्पण में दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी x है तो आपका दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी भी x होगा। लेकिन यदि पूछ दिया जाए दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी बीच क्या होगा, मान लीजिए यहां से कुछ दूरी पे आपका, मान लीजिए x दूरी पे आपका क्या बन रहा है, वस्तु है, तो आपका x दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। वहां दूरी, यहाँ से दूरी क्या होगा, यहाँ भी दूरी x ही होगा दर्पण से। इसको याद रखेंगे, इस चीज को हम बार बार समझाने का कोशिश करें क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। लेकिन आपको पूछ दिया जाए बताइए आप वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये आपका x और ये आपका x, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपका 2x हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग को नेक्स्ट हम और समझाते हैं। हम समतल दर्पण का कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। यदि मान लीजिए समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं, यदि आप समतल दर्पण की ओर और आपका प्रतिबिंब क्या है, ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है, उतना ही ऊंचा आपका भी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आप क्या हुआ, आप यदि समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिशील है, ठीक है, समतल दर्पण की ओर आप भी वेग से गतिशील है, तो आपका प्रतिबिंब भी वेग से गतिशील होगा समतल दर्पण की ओर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को कि समतल दर्पण के सामने यदि आप खड़े हैं और आप भी वेग से, या कोई भी वस्तु है यदि भी वेग से गतिशील है तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, भी वेग से गतिशील होगा। लेकिन आप यदि कहिएगा कि ये आपका समतल दर्पण है और ये आपका प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब का वेग या आपका प्रतिबिंब का वेग इस वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, तो 2 भी होगा।
समतल क्या होगा, तो 2 भी होगा। आप किसका वेग, तो आपका दर्पण का आपका वेग क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट क्या है कि कोई भी दर्पण में जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम समतल दर्पण का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कितना बार क्वेश्चन आ जाता है। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ एंगल पे हो, मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, ठीक है, और आपका ये भी समतल दर्पण है, ठीक है, और कुछ एंगल पे आपका है थीटा एंगल, तो इस बीच में यदि आप खड़े हो जाते हैं तो आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा। आप कभी नोटिस किए होंगे, यदि आप कभी सैलून वगैरह गए होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि दोनों तरफ दर्पण लगा होता है, बीच में जब आप खड़े होते इधर भी आपका ढेर सारा प्रतिबिंब बन रहा है, उधर भी आपका ढेर सारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक उसी प्रकार वहां तो एक दूसरे का पैरेलल होता है, लेकिन कुछ एंगल पे यदि हम रख देंगे, थीटा एंगल पे रख देंगे, तब आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा। इसका देखिए आपका 3 केस होता है। पहला केस क्या, हम 360 बाय थीटा कर देंगे, ठीक है, 360 बाय थीटा, यानी कि थीटा जो भी है 60 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री आपका जो भी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यदि आपका सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो उसमें एक आप घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, उसमें एक घटा दीजिएगा। यदि आपका विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तब उसको आप क्या कर दीजिएगा, तो उसको आप वैसे ही रहने दे दीजिएगा, ठीक है। उस यदि आपका दशमलव में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तब आप क्या कीजिएगा, तब उसमें से आप पूर्णांक छांट के ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, पूर्णांक ले लीजिएगा। आप इसको एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से, ये थीटा की जगह आपका 60 डिग्री पे रहता और कहता कि बीच में कोई वस्तु है, बताइए कितना प्रतिबिंब बनेगा। हम क्या करेंगे, 360 में हम 60 से डिवाइड, क्योंकि थीटा का मान क्या हो गया, थीटा का मान 60 हो गया, डिवाइड कर देंगे, आपका 6 आया। और आपका यदि 6 आया है तो 6 कौन सा संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, ये आपका सम संख्या है। सम संख्या है तो इसमें से एक घटा दीजिए, आपका क्या आएगा, 5 आ जाए, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितना डिग्री पर, तो 90 डिग्री के एंगल पे स्थित हो, इस तरह से होगा, इस तरह से मान लीजिए आपका इधर दर्पण हो गया, इधर आपका ये भी दर्पण हो गया, बीच में आपका कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। तो आदमी खड़ा है तो कहेगा 90 डिग्री के एंगल पे स्थित है, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 360 बटे 90, आपका कट गया, 4 आया, ठीक है, 4 आया, सम संख्या आया, इसे एक घटा दीजिए, कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। यही आपका क्या होता, मान लेते 120 डिग्री का एंगल पे स्थित होता, फिर क्या होता है, फिर आप 360 बटे 120 कर दीजिए, कट के कितना आया, 3 आया। और 3 आपका विषम संख्या है, यदि आपका विषम संख्या आया तो आप उतना ही रहने दीजिए, वही आपका प्रतिबिंब बनेगा। हम यदि यहीं पे आपको बोल देते कि 100 डिग्री एंगल पे स्थित है, तो आप क्या करते, 360 बटे 100 कर देते, ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। 3.6 आएगा तो हम दशमलव को छोड़ देंगे, हम सिर्फ 3 को ले लेंगे और आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसको तो बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए, इससे क्वेश्चन हर एक बार आता है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। चलिए आज हम आपका क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब आप आपको कोई भी यदि टॉपिक में दिक्कत हो रहा है या आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है या किसी भी स्टेप में दिक्कत हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है।